हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय 12वीं कॉमर्स का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम प्रबंध के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसे कि सब देख रहे हो, प्रबंध के सिद्धांत को मैंने विस्तार से यहाँ सामने प्रिंट किया हुआ है, इसको देख सकते हो। प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रबंध के सिद्धांत का आशय, प्रबंध की परिभाषाएं, प्रबंध के सिद्धांत की क्या आवश्यकता है किसी भी उपक्रम में, किसी भी संगठन में, प्रबंध का महत्व क्या है किसी व्यवसाय में या उद्योगों में, प्रबंध के क्षेत्र में फेयोल का योगदान। चौथा बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत। फेयोल ने 14 सिद्धांत बताए हैं प्रबंध के। पांचवें बिंदु के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध। इसके अतिरिक्त छठवां है प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान। टेलर एक प्रबंध वैज्ञानिक है, F.W. टेलर, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इसके बाद टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। आठवें बिंदु के रूप में देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर का योगदान। नवें बिंदु में वैज्ञानिक प्रबंध के तकनीक। 10वें बिंदु के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध से क्या लाभ होता है। और 11वें बिंदु के रूप में वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ दोष भी हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना है। और इस अध्याय का अंतिम बिंदु होगा टेलर एवं फेयोल का सिद्धांत का तुलनात्मक रूप से अध्ययन हम करेंगे कि किसका सिद्धांत श्रेष्ठ है, दोनों के सिद्धांतों में क्या समानता है, क्या असमानता है। तो सबसे पहले हम शुरू करें प्रबंध के सिद्धांत का आशय। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ ढंग होते हैं, कुछ परंपराएं होती है। और यदि हम उन परंपराओं का पालन करते हुए कोई कार्य करें तो निश्चित रूप से उस कार्य में हमें सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। इन्हीं नियमों को, इन्हीं परंपराओं को वाणिज्य की भाषा में कहा जाता है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। इन्हीं को, प्रबंध के सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत भी कहा जाता है। माने इन सिद्धांतों के द्वारा हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, यानी इससे हमें प्रेरणा मिलती है। इस सिद्धांतों से किसी कार्य को करने की रुचि जागृत होती है। और जब तक, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कार्य में को करने में यदि रुचि नहीं है तो वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, अपूर्ण हो सकता है, अधूरा हो सकता है। तो इसीलिए प्रबंध के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। प्रबंध के सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार हम काम करेंगे तो कार्य में सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने की है, प्रबंध के सिद्धांत दो तरह के हो सकते हैं, एक सामान्य और दूसरा
वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक अर्थात विज्ञान से संबंधित, जैसे हमारे अध्ययन करने विषय जैसे भौतिक है, गणित है, रसायन है, ये विज्ञान है। इनके जो सिद्धांत होते हैं वो निश्चित होते हैं, स्थिर होते हैं, वो कभी बदलते नहीं हैं। जबकि प्रबंध के सिद्धांत देश, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, बदलते रहता है। इन दोनों बिंदुओं को, इसलिए तो प्रबंध की एक विशेषता हमने पढ़ी है। प्रबंध को कला भी कहते हैं और विज्ञान भी कहते हैं, पहले पाठ में हमने पढ़ा है। प्रबंध के सिद्धांतों को जानने से क्या लाभ है, तो मैं संक्षेप में बता दूं। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता, इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यदि किसी काम को हम नियम से करें, एक निश्चित तरीके से करें, निश्चित विधि से करें, तो उसमें सफलता निश्चित से मिलेगी, क्योंकि उससे कार्य क्षमता बढ़ती है। अर्थात एक व्यक्ति अनावश्यक कार्य में या अनावश्यक हरकत को बंद कर देता है यदि नियम से काम करे तो निश्चित है सफलता मिलेगी। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, तो दूसरे रूप में पहला मैंने बताया कार्य क्षमता बढ़ती है। दूसरा, यदि किसी कार्य को नियम से करें, सिद्धांत के अनुसार करें, तो इससे प्रशिक्षण में सहायक, किताब प्रबंध के बुक्स में देख लेना, पेज नंबर 39 यदि हो तो देख सकते हो। प्रबंध जो है प्रशिक्षण में भी सहायक है, क्योंकि कोई भी कार्य करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, और इसलिए प्रशिक्षण का कार्य भी निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होता है। तीसरा, मैंने इसके आवश्यकता प्रबंध की, सिद्धांतों की आवश्यकता, वो है प्रबंध का विस्तृत ज्ञान। कोई भी विषय का हमें गहराई से अध्ययन करना है, जानकारी लेना है, तो निश्चित रूप से हमको उनके सिद्धांतों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार एक निश्चित तरीके से, निश्चित विधि से उस विषय का अध्ययन करना पड़ेगा। प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि प्रबंध का विस्तार से ज्ञान होता है, अर्थात प्रबंध विषय का विस्तार से अध्ययन करने के लिए उनके सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रबंध की आवश्यकता के चौथे महत्व हम बता सकते हैं या आवश्यकता बता सकते हैं, वो है अनुसंधान में सुविधा। आजकल प्रबंध के हर क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य होता है, और क्योंकि इन सिद्धांतों के माध्यम से किसी भी व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारियों या वहाँ के श्रमिकों की वस्तु स्थिति ज्ञात की जा सकती है, और इसलिए प्रबंध के सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है। और प्रबंध के सिद्धांत से एक लाभ और भी है, सामाजिक लाभ, क्योंकि प्रबंध से संबंध श्रमिकों का भी होता है, कर्मचारियों का होता है, क्रेताओं का, विक्रेताओं का, व्यवसायियों का, प्रबंधकों का। ये सभी सामाजिक व्यक्ति हैं जिनका प्रबंध से गहरा संबंध है। इसलिए प्रबंध के इन 5 लाभ, 5 महत्व है सिद्धांत का, इसलिए प्रबंध की सिद्धांत को जानना आवश्यक है। प्रबंध के क्षेत्र में विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत बताए हैं। इसमें प्रमुख प्रबंध शास्त्री हैं F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, जॉर्ज आर टेरी, उर्विक। ये बहुत सारे प्रबंध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं।
कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम हमारे कोर्स के अंतर्गत हम केवल 2 प्रबंध अर्थशास्त्रियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों को जानेंगे। पहला, फेयोल का सिद्धांत। फेयोल, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हेनरी फेयोल का जन्म सन 1841 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने इंजीनियरिंग की एक इंजीनियर के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने 20 वर्ष की अवधि में ही उस कंपनी के जिसमें वो कार्य करते थे उसके महाप्रबंधक बना दिए गए और सन 1918 में इनकी सेवा निवृत्ति हुई, यानी सेवा से अलग हो गए। उसके बाद भी इनके कार्यों को देखते हुए उस कंपनी में इनको संचालक बना दिया गया और इन्हीं कार्य करते हुए उन्होंने प्रबंध के कुछ आविष्कार किए हैं, सिद्धांत बताए हैं, जिनको कहा जाता है प्रबंध के या प्रशासन के सिद्धांत। तो हेनरी फेयोल ने 14 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फेयोल का सिद्धांत, ये देखिए, ये 7वें बिंदु हेनरी फेयोल के सिद्धांत, हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की जो पुस्तक लिखा है उसमें इन 14 सिद्धांतों का विस्तार से अध्ययन किया है। इन सिद्धांतों को प्रबंध का सिद्धांत कहा जाता है। फेयोल को इन्हीं सिद्धांतों के विस्तार से अध्ययन करने और लेख लिखने के कारण प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहा गया है। ध्यान रखें, हेनरी फेयोल को प्रबंध के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में इन 14 सिद्धांतों की विस्तार से व्याख्या की है। इन प्रबंध के सिद्धांतों को हम क्रमशः बिंदुवार देखें। फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत, इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत, श्रम विभाजन विशेषताओं में हमने देखा था विशिष्टीकरण। समन्वय के अंतर्गत समन्वय से लाभ हमने देखा था, उसमें एक बिंदु था विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन जिसको कहा जाता है। किसी भी कार्य में विशेषज्ञता, जिसको हम लोग कहते हैं महारत हासिल करना, स्पेशलिस्ट होना, और स्पेशलिस्ट से ही बना है स्पेशलाइजेशन। यदि उपक्रम बड़ा है, बड़ा उद्योग है, तो वहाँ पर श्रम विभाजन आवश्यक है, अर्थात श्रमों का, अर्थात अलग अलग कार्य करने वालों का अलग अलग विभाग, जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है उसको वो कार्य दिया जाए। ये प्रबंध की पहली आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी उपक्रम में काम करने वाले सभी व्यक्ति की योग्यता एक जैसी नहीं होती है, क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कुछ कर्मचारी व मजदूर अधिक सक्षम होते हैं, अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं, और यही कारण है उनको उसकी कार्य क्षमता के अनुसार ही कार्य दिया जाए। इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। और इस प्रकार जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है वह कार्य दिया जाए तो क्या होगा,
उस कार्य को वह व्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकता है। तो ये फेयोल का पहला सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत देखें, अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, अधिकार तथा दायित्व का सिद्धांत। अधिकार और दायित्व एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, दो चक्के के समान है। जिस प्रकार एक पहिए से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, साइकिल के दो पहिए हैं, एक पहिए निकाल दें तो साइकिल नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो जो हमारा अधिकार होता है, तो अधिकार के साथ साथ कुछ दायित्व भी जुड़ा होता है। मैंने कई बार बताया भी है, क्लास में भी यही कहता हूँ, जब हम स्कूल को अपना स्कूल कहते हैं तो स्कूल जब अपना कहते हैं, स्कूल को अपना अधिकार बताते हैं, तो हमारा उसके साथ कुछ दायित्व भी है, अर्थात विद्यालय की सुरक्षा, विद्यालय के अनुशासन नियमों का पालन हम कैसे करें। तो अधिकार और दायित्व एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अर्थात यदि हमें कुछ दायित्व स्वीकार, अधिकार जताते हैं तो हमें कुछ दायित्व को भी स्वीकार करना होगा। यदि दोनों हम स्वीकार करते हैं तो हम जो भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं वह श्रेष्ठ ढंग से हो पाएगा। हेनरी फेयोल ने तीसरा जो सिद्धांत बताया है वो है अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन का सिद्धांत, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। जहां अनुशासन नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। किसी भी कार्य को शुरू करने के साथ साथ सबसे पहले अनुशासन का होना आवश्यक है। जब तक अनुशासन नहीं होगा वह कार्य अच्छे से नहीं हो सकता, और यहाँ तक कि हम कह सकते हैं उस कार्य के क्या परिणाम निकलेगा इसकी आशा भी हम नहीं कर सकते। तो हेनरी फेयोल ने तीसरा जो सिद्धांत बताया है, अनुशासन का सिद्धांत। तो अनुशासन अर्थात नियम, कानून और दंड, इसका प्रावधान होना चाहिए। अनुशासन से कार्य करने के लिए तीनों बातें होनी चाहिए, कुछ नियम, कुछ कानून, और यदि नियम और कानून के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। इसीलिए जैसे कि हम एक फौज के संबंध में कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोटेशन है, ये सैनिक कभी खराब नहीं होते। सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होते हैं अधिकारी। फौज में सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होते हैं अधिकारी। अर्थात खराब अनुशासन मत एक बुराई है, और बुराई, ये खराब अनुशासन कब होगा? जब उसका लीडर, उसका मुखिया, उसका नेता, उसमें खराबी हो। तो खराब नेता होगा तो कार्य खराब होगा अपने सैनिकों से, क्योंकि सैनिक अनुशासन से बंधे होते हैं। सैनिक अपने से कुछ नहीं करते, जैसा उनका लीडर कहता है, उनका मुखिया कहता है, वैसे ही करना होता है। इसलिए कहा गया है सैनिक कभी खराब नहीं होते, खराब होते हैं सैनिक का मुखिया, लीडर। तो प्रबंध में भी यही बात है। प्रबंधक यदि सही है, अनुशासन से काम लेता है, तो कर्मचारी अनुशासित रहेंगे और काम सही होगा। फेयोल का चौथा सिद्धांत, फेयोल का चौथा सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता, आदेश की एकता का सिद्धांत अर्थात
इस सिद्धांत के अंतर्गत उनका कहना है कि कर्मचारी को आदेश केवल एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए, क्योंकि हमने प्रबंध के स्तर में देखे 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। और मध्य स्तर में भी यदि बड़ा संस्था है, बड़ी संस्था है, बड़ा उद्योग है, तो अलग अलग विभाग होते हैं। तो कर्मचारियों को, निम्न स्तर के कर्मचारियों को आदेश केवल एक बार में एक ही अधिकारी से मिलना चाहिए। यदि अलग अलग अधिकारी आदेश करेंगे तो क्या होगा, कर्मचारी को यही समझ में नहीं आएगा कि वो किस अधिकारी की बात को माने और कैसे कार्य करे। तो चौथा सिद्धांत आदेश की एकता का सिद्धांत, जिससे कर्मचारी दुविधा में न रहे और चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी रहे, आदेश केवल एक समय में एक अधिकारी से मिलना चाहिए। फेयोल के 5वां सिद्धांत निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो अभी मैंने बताया आदेश की एकता, और अभी बताने जा रहे हैं निर्देश की एकता। आदेश की एकता का मतलब होता है एक समय में एक ही अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाए अपने निम्न कर्मचारियों को, ताकि उस काम को कैसे करें ये दुविधा ना हो। और अभी जो 5वें बिंदु बता रहे हैं, 5वें सिद्धांत फेयोल का, वो है निर्देश की एकता। अर्थात यदि कोई कर्मचारी या निम्न स्तर का अधिकारी कार्य कर रहा है तो उसको निर्देश, एक ही निर्देश मिलना चाहिए, एक समय में एक व्यक्ति से एक निर्देश मिलना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति निर्देश देता है लेकिन अलग अलग निर्देश दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी दुविधा की स्थिति हो जाएगी कि कौन से काम को पहले करें, कौन से काम को बाद में करें। इसलिए 5वां बिंदु निर्देश की एकता का सिद्धांत, फेयोल का 5वां सिद्धांत, यानी एक से अधिक निर्देश एक बार में ना दें। 6वें सिद्धांत सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। फेयोल का 6वां सिद्धांत सामूहिक हितों की प्राथमिकता। कोई भी संगठन में यदि व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति वहाँ पर अपना निजी स्वार्थ को ना देखें, व्यक्तिगत हित को ना देखें, बल्कि सामूहिक हितों पर ध्यान दें। जब एक कर्मचारी किसी कंपनी में या उद्योग में काम करने जाता है तो वो वहाँ पर अपने व्यक्तिगत हित को भूल जाना चाहिए। वह कंपनी के लिए कार्य करना है, उनको कंपनी के लिए सब कुछ करना है, ये उसके ध्यान में रहना चाहिए, जिसमें सभी कर्मचारियों का हित जुड़ा हुआ है। कंपनी के लाभ मैंने सबका लाभ। तो 6वां सिद्धांत सामूहिक हितों की एकता का सिद्धांत। ये देखिए यहाँ पर फेयोल 14 सिद्धांत, और एक बॉक्स में 14 सिद्धांतों को पॉइंट्स के रूप में यहाँ दिया गया है। इस प्रकार से यदि जहाँ पर भी आप स्टडी टेबल बनाए होंगे घर में, वहाँ पर ये 14 सिद्धांत लिख लेना और लिख करके वहाँ चस्पा कर देना, ताकि जब भी वहाँ पढ़ने के लिए बैठो ये 14 सिद्धांत रोज तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी नज़र में एक बार दिखाई दे। फेयोल का 7वां सिद्धांत कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। अर्थात फेयोल का कहना है कि अच्छे कार्य करने वालों को अच्छी पारिश्रमिक भी मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा, कर्मचारी का काम के प्रति लगन बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। तो एक आध अपवाद हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा पारिश्रमिक मिलती है तो कामचोर भी हो जाते हैं, वो अपवाद है। लेकिन फेयोल ने अपने सिद्धांतों में, अपने अध्ययन करके, व्याख्या करके ये निष्कर्ष निकाला है कि कर्मचारियों की जो पारिश्रमिक है वो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम कर्मचारियों को संतोषप्रद हो, और कर्मचारियों को भुगतान की विधि भी सरल हो, उचित तरीके से हो, यानी कर्मचारियों की संतुष्टि। सीधे शब्दों में कह सकते हैं, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत का हम एक वाक्य में कह सकते हैं, पारिश्रमिक इतनी होनी चाहिए किसी भी कर्मचारी को उसके कार्य के अनुसार, अर्थात कर्मचारी की संतुष्टि। कर्मचारी संतुष्ट होगा तो निश्चित रूप से वो अपने कार्य को और लगन से करेगा,
8वां सिद्धांत फेयोल का केंद्रीकरण का सिद्धांत। उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाती है। केंद्रीकरण कैसा हो, यह व्यवसाय के आकार पर निर्भर करेगा। भाई छोटा व्यवसाय है या बड़ा व्यवसाय है, क्योंकि बड़ा व्यवसाय है तो उसमें विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाना बहुत आवश्यक है, और छोटा व्यवसाय है तब तो केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होना, ताकि परिस्थिति और स्थिति के अनुसार वो आदेश और निर्देश में परिवर्तन कर सके। 9वां सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों में 9वां सिद्धांत है व्यवस्था का सिद्धांत। अर्थात कार्य करने के लिए जो 5 तत्व मैंने बताए हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन सब के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए सामग्री की आवश्यकता है, कोई निर्माणी है कोई, तो सामग्री कहाँ से आएगी, और ये सामग्री देने वाला कौन होगा, औजार कहाँ से आएगा, इसका संचालन कौन करेगा, किस स्थान पर ये कार्य होगा, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं जैसे युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध शुरू होने वाला है तो अपने हथियारों की व्यवस्था करें, नहीं, समय से पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को भी चाहिए कि परीक्षा की तैयारी केवल परीक्षा के टाइम टेबल आने पर ही ना करें, बल्कि उसके पहले ही। तो परीक्षा की तैयारी क्या हो सकती है, कापी, कलम, पुस्तक या अन्य कोई भी आवश्यक सामग्री जो पढ़ाई के लिए आवश्यक, वो पूर्व से तैयारी कर लें। तो इस प्रकार की, इससे क्या होगा, हमें परीक्षा की तैयारी में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो प्रबंध में भी यही बातें हैं। 10वां सिद्धांत समता का सिद्धांत। फेयोल ने 10वां सिद्धांत बताया, समता का सिद्धांत। समता के सिद्धांत का अर्थ है, यदि प्रबंध का जो मुखिया है उस प्रबंध में या कंपनी में, व्यवसाय में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों से एक समान व्यवहार करें। ऐसा नहीं उच्च अधिकारी है उनसे अलग व्यवहार करें, कर्मचारियों से अन्य व्यवहार करें, यानी भेदभाव ना हो। इससे क्या होगा, कर्मचारियों में विश्वास बना रहेगा, कर्मचारी समझेंगे कि सबके साथ न्याय हो रहा है। इससे क्या है, संगठन बना रहेगा और जैसे कर्मचारी भी पूरी निष्ठा और लगन से काम करेंगे। 11वां सिद्धांत है स्थायित्व का सिद्धांत। स्थायित्व का सिद्धांत ये है, यदि हमको अपने लक्ष्य को पाना है तो कर्मचारियों में स्थायित्व का सिद्धांत होना चाहिए। अर्थात कर्मचारी को ये डर न रहे कि हमको कभी भी सेवा से निकाल देगा, अलग कर देगा। अर्थात सुरक्षा की भावना उसमें होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कर्मचारी समझेगा कि हमको तो यहाँ हमेशा रहना ही है, तो वो कार्य बहुत लगन से करेगा और कोई बहानेबाजी नहीं करेगा, क्योंकि ना तो वो दूसरी रोजगार की तलाश करेगा। तो इसलिए कहा गया है एक प्रबंधक को चाहिए कि एक मध्यम स्तर का जो स्थायी कर्मचारी है वो उच्च स्तर के अस्थायी कर्मचारी से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अर्थात स्थायित्व दें, नौकरी से निकालने का भय ना करें कर्मचारियों को। 12वां सिद्धांत पहल शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को सोच समझकर योजना बनाने की पहल करनी चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़े तो अपने से उच्च अधिकारी को सुझाव भी दें। 13वां सिद्धांत है पदाधिकारियों में संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। फेयोल का मानना है कि कर्मचारी व अधिकारी संगठन की एक श्रृंखला है, श्रृंखला होनी चाहिए। जैसे मैं बताया कि 3 स्तर हैं, तो आदेश ऊपर से नीचे, उच्च अधिकारी से मध्य से निम्न को, और सुझाव जाना चाहिए निम्न से मध्य को, और मध्य से ऊपर तक पहुंचना चाहिए।
अर्थात कहीं पर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के अधिकारों का या कर्तव्यों का उल्लंघन होने का भय नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे उपक्रम ऐसे होते हैं जहाँ पर कभी कभी तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और तत्काल निर्णय के लिए सब में एक श्रृंखला का होना आवश्यक है। जैसे वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में चल रहा है, अभी कोरोना संकट चल रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार सभी अपने अपने ढंग से एक मत होकर के तत्काल निर्णय लिया, जिसके कारण ये परिस्थिति से हम बच सके हैं, विषम परिस्थिति से बच सके हैं। तो व्यवसाय में भी ऐसे ही तत्काल निर्णय लिया जा सके, और ये तब संभव है जब तीनों कड़ियाँ उच्च, मध्य और निम्न एक श्रृंखला के रूप में काम करें। लोचपूर्ण होना चाहिए, अर्थात निर्णय को तत्काल बदला जा सके। 14 सिद्धांत और अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। इसके पहले भी मैंने प्रबंध के कार्य में जो 7वां कार्य बताया था, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है तालमेल, सहयोग, सहकारिता, क्योंकि बिना सहयोग और सहकारिता के कोई भी उद्योग या व्यवसाय अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सहयोग और सहकारिता अर्थात मिलजुल करके करना किसी कार्य, और अर्थात सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं आपसी सहयोग की भावना को ही सहकारिता कहते हैं। और सहकारिता की भावना कब आएगी? यहाँ पर मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना है। मैं अहम का प्रतीक है और हम सहकारिता का। तो ध्यान रखें, हेनरी फ्योल ने ये 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। इनका और विस्तार से अध्ययन करते रहिए। नोट्स के लिए मैं ये पाठ जैसे ही समाप्त होगा ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी बताऊंगा। बिल्कुल अध्ययन करते रहो। बीच बीच में जो भी बातें हैं या कुछ पूछना हो तो बीच में पूछ भी सकते हो। मैं अगले क्लासेस में तुम्हारी समस्या का समाधान भी करूंगा। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।